स्टार्ट करिए। हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो तृतीय विश्व के देश और गुटनिरपेक्षता। विश्व इतिहास की क्लास आपकी चल रही है। इसमें अभी आपने देखा था सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरा विश्व युद्ध, और उसके बाद हमने कहा था कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है विश्व इतिहास की क्लास में। पहला, जो तृतीय विश्व के देश, अगर आप देखो तो जो तृतीय विश्व के देश हैं उनके बारे में समझते हैं कि तृतीय विश्व के देश, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, है ना। ऐसा समझिए कि जो दुनिया के दक्षिण, जो गोलार्ध में जो देश हैं, जो दुनिया के दक्षिण गोलार्ध में देश हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि उत्तर के देश अमीर हैं, दक्षिण के देश गरीब हैं। ये उत्तर दक्षिण संवाद क्या है? देखो, विश्व इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती, कई विजन हमारे खुलते हैं। ये वही बात हो रही है कि तृतीय विश्व के देश और गुट निरपेक्षता यहाँ पे। और क्या देखेंगे हम लोग? गुट निरपेक्षता। आज का हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे कि तृतीय विश्व के देश कौन से हैं। इसमें मैंने आपके सामने लिखा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, और ऐसे देशों को दक्षिण गोलार्ध वाले देश कहा जाता है। और अभी आप वर्तमान में देखेंगे तो भारत दक्षिण गोलार्ध के देशों का एक अगुवा नेता है और भारत इसकी बात करता है। अब हम गुट निरपेक्ष आंदोलन में अगुवा कैसे रहे, और ये जो तृतीय विश्व का मामला है ये क्या है। तृतीय विश्व के वो देश हैं जो शोषण के शिकार रहे। ध्यान से समझ लीजिए, तृतीय विश्व एक ऐसे देशों का समूह है जो विकास की मुख्य धारा से छूटा रह गया। अगर आप याद करें तो यूरोप के जो देश साम्राज्यवादी मानसिकता से ग्रसित थे, उन देशों के द्वारा अलग अलग देशों पर जाकर अधिकार किया गया, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, या दक्षिण अमेरिका के जो स्थान हो। और ये जो अधिकार किया गया तो वो देश विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गए। और बाद में चल के 1945 के बाद आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में अधिकतर जो देश जो साम्राज्यवाद के शिकंजे में कसे हुए थे, उनको आज़ादी मिली। अब आज़ादी मिली तो आज़ादी के बाद क्या हुआ, अब समझना ये है कि ये तृतीय विश्व के देशों के सामने समस्या क्या थी। पहली समस्या तो ये थी कि दो धाराएं हैं, एक यूएसए, यहां पर धारा कौन सी है? पूंजीवाद, और एक तरफ है यूएसएसआर, सोवियत संघ, यहां पे धारा क्या है? समाजवाद। दोनों ही तरफ से दबाव था कि जो तीसरे विश्व के देश हैं वो देश हमारे साथ आ जाएं। इनका दबाव है कि हमारे साथ आ जाएं। तो इन देशों के पास क्या विकल्प था? इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि गुट निरपेक्ष एक ऐसा समूह बना विश्व में जो गुट निरपेक्ष रहेगा, जो न इसमें जाएगा न जो इसमें जाएगा, तो किसी गुट में शामिल नहीं होगा। और जब गुट में शामिल नहीं होगा तो यहीं से गुट निरपेक्षता की बात आएगी। और यही गुट निरपेक्षता अगर आप देखें तो आपको एक समूह के रूप में दिखाई देगा। अगर आप इसके अतीत में जाएं तो 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंध का सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? इसके इतिहास में जाएं अगर आप, हिस्ट्री में, 1947 में एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में ये बात रखी गई थी कि जो हमारे देश हैं, या जो हम अलग अलग देश हैं, जो एशिया, अफ्रीका, खासतौर से एशिया के देश, उनकी समस्याओं को देखा जाए, उनकी समस्या क्या है।
इसके पश्चात 1955 में जो बार्डुंग में सम्मेलन हुआ, और जब बार्डुंग में सम्मेलन हुआ तो यहीं से ये जो थर्ड विश्व के देश हैं उनके बारे में एक स्पष्ट विचारधारा आई। 1955 में जो बार्डुंग सम्मेलन हुआ, यहां पर अगर आप देखें तो ये जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के जो देश हैं इनके मुद्दे मुख्यतः सामने आए। ठीक है, तो ये चीज आपको दिखाई देगी। तो अगर आप देखें कि ये जो देश हैं इनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि ये विकास के मुख्य धारा से अलग थे और ये विकास चाहते थे, ये अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चाहते थे। ये चाहते थे कि हम किसी खेमे में ना फंसें, क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने परतंत्रता को झेला था, गुलामी को झेला था। तो अगर आप ये कहें कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लाने का उद्देश्य क्या था, अगर हम ये बात कहें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्यों शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? पहला पॉइंट, इसमें आप देखोगे कि युद्ध की, जो शीत युद्ध की राजनीति चल रही थी उससे अलग रहना, शीत युद्ध की राजनीति से स्वयं को अलग रखना, शीत युद्ध की राजनीति से स्वयं को अलग रखना, स्वयं को अलग रखना। पहली बात तो ये है कि शीत युद्ध की राजनीति से स्वयं को अलग रखा जाएगा। इसके अलावा किसी भी सैन्य जो संगठन या किसी भी सैन्य संधि में शामिल नहीं होना, सैन्य संगठन अथवा सैन्य संधि में शामिल नहीं होना, क्योंकि इससे अगर दो पक्ष युद्ध लड़ेंगे तो हम खुद भी शामिल हो जाते, शामिल नहीं होना। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक चीज आपको यह भी दिखाई देगी कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। हम चाहते थे स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करें, हमारी नीति जो बाधित ना हो, पालन किया जा सके, ये भी था हमारे दिमाग में। और क्या था? इसके अलावा हम चाहते थे कि दुनिया से साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद समाप्त हो। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद की नीति का समापन हो। ठीक है, ये चाहते थे। इसके अलावा विश्व शांति का हम चाहते थे कि विश्व में शांति आए, उसका समर्थन, उसको सहयोग किया जाए। विश्व शांति में सहयोग और समर्थन देना, विश्व शांति में समर्थन करेंगे हम और सहयोग, विश्व शांति में समर्थन और सहयोग। इसके अतिरिक्त हम मानवाधिकार की बात करते थे। ये जो गुटनिरपेक्ष देश है वो कहते हैं मानवाधिकार की रक्षा, मानव की गरिमा को बचाया जाए। मानवाधिकार की बात हमने उठाई। फिर मानव की गरिमा, कि हर मानव की एक अपनी गरिमा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये भी चीज अगर आप देखें कि दुनिया में जो हथियारों की अंधी दौड़ है, जिसके कारण इतना संकट पैदा हुआ, जिसके कारण शीत युद्ध शुरू हुआ, उस दौड़ को भी रोका जाए, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए। निशस्त्रीकरण पर बल देना।
ये इतनी बातें। अगर आप देखें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्यों शुरू हुआ, ये है। ठीक है, यहां हम चाहते थे कि दुनिया में जो दो समूह हैं, उन समूहों से विश्व के ऐसे देश जो विकास की मुख्य धारा से पीछे छूटे हुए हैं, जो नए नए आजाद हैं, उनको अभी किसी गुटबाजी में नहीं फंसना है। वो तटस्थ रहेंगे, वो इन गुटों में शामिल नहीं होंगे। और अगर आप देखें तो यहां पर सही और जो गलत की बात है, मतलब कि अगर कोई चीज सही नहीं है तो हम क्यों शामिल हों। और अगर हमने इसके पहले देखा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि जिन जिन देशों ने युद्ध संधियों में अपने आप को शामिल किया था, अलग अलग सहयोग किए थे, आगे चल के वो भी युद्ध में शामिल हुए। तो भारत और अफ्रीका के देश, दक्षिण अमेरिका, अगर आप कहें जो लैटिन अमेरिका के देश, इन देशों को यह पता था कि गुटबाजी का क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है, अगर आप ये देखें तो हमने इस नीति को क्यों चुना। अगर हम इसकी बात करें कि हमने इस नीति को क्यों चुना, जो गुटनिरपेक्ष नीति है, गुटनिरपेक्ष नीति का चुनाव क्यों हुआ, का चुनाव क्यों किया गया। जो गुटनिरपेक्ष नीति है उसका चुनाव क्यों हुआ। चुनाव, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने विचारों की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके, कि हमारे विचार स्वतंत्र हैं। जो विचारों की स्वतंत्रता है ना, विचारों की स्वतंत्रता को हम जो बना के रख पाए। दूसरी बात, किसी भी सैन्य जो संधि में नहीं शामिल होना था, सैन्य संधि में शामिल नहीं होना था हमें, इसलिए भी हम इससे अलग रहे। तीसरी बात, अगर आप कहें तो आप क्या चाहते थे, आप चाहते थे कि हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान बना रहे और हमारी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है। राष्ट्र का स्वाभिमान बना रहे और स्वतंत्र विदेश नीति हो। स्वतंत्र विदेश नीति हो, ये भी चाहते थे आप। और क्या चाहते थे, अगर आप कहें और क्या चाहते थे, इसके अलावा आप ये भी चाहते थे कि शांति सहयोग हो, शांति सहयोग में हमारी भूमिका हो और दुनिया का आर्थिक विकास हो। शांति सहयोग में हम कार्य करें और आर्थिक विकास हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या चाहते थे, शांति सहयोग में हम कार्य करें, आर्थिक विकास हो। इसके अलावा हम यही चाहते थे कि भाई दुनिया में समस्याओं में जो भी जिस बात की समस्या है, हम मध्यस्थता करके उसको चीजों को बाहर निकालें, मध्यस्थता से समाधान निकाला जाए, ये है कि जो हमने गुटनिरपेक्ष नीति का चुनाव किया, उसके पीछे के कारण ये कारण है।
ये क्या है, ये कारण आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और क्या दिखेगा? इस आंदोलन की कोई उपलब्धियां रही क्या? अगला टॉपिक क्या रहेगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां। उपलब्धियां क्या रही? पहली उपलब्धि अगर आप देखें कि हम दोनों गुटों के दृष्टिकोण को बदलने की बात करते थे, कि हम दोनों गुटों का जो दृष्टिकोण है, जहां संघर्ष की बात है, तो उन दृष्टिकोणों को बदलना, कि हर गुट को यह समझ में आए कि नहीं, हम गलत कर रहे हैं। दोनों गुटों के दृष्टिकोण को बदलना, के दृष्टिकोण में बदलाव लाना। पहली बात तो ये, कौन दोनों गुट? कौन से दोनों गुट? यहां पे यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों गुटों में। ठीक है, और क्या किया जाए, क्योंकि इन्हीं के बीच में शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर। आप जानते हैं शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला, और यह तब तक चला जब तक सोवियत संघ टूट नहीं गया। तो यहीं से आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पूंजीवाद पूरी दुनिया में आगे आ गया, और समाजवाद, अगर आप कहें तो समाजवाद जो है उसका एक जो डिग्रेडेशन दिखाई देगा, अवसान दिखाई देगा। और क्या दिखता है? मतलब शांति के पक्ष में वातावरण बनाना। एक शब्द आता है रूस में कि देतांत के पक्ष में वातावरण बनाना। देतांत क्या है? शिथिल करना। देतांत के पक्ष में वातावरण बनाना। वातावरण बनाना, इसका मतलब क्या है? जो युद्ध के माहौल बन रहे हैं उसको शिथिल करना। शिथिल, आप देखते होंगे कि जब ऑपरेशन किया जाता है तो पहले इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है? आपके अंग शिथिल पड़ जाते हैं। तो युद्ध की जो मानसिकता है उसको शिथिलता कर देना, उसको शिथिल कर देना, उसको क्या कहते हैं? देतांत। यह है देतांत की अवधारणा। इसके अलावा जाति भेद, रंग भेद का विरोध और मानवाधिकार की स्थापना। उपलब्धि क्या रही? जाति भेद, रंग भेद की समाप्ति की जाए और मानवाधिकार की स्थापना ये जाति भेद खत्म हो, रंग भेद की समाप्ति हो और मानवाधिकार की स्थापना हो। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उसने पूरी दुनिया में कहा, ये क्या था? जाति भेद। अगर आप देखें तो तृतीय विश्व के देशों में, खास तौर से अगर आप देखें तो भारत में जाति भेद बहुत ज्यादा था कि नहीं? अभी भी है कि नहीं? दूसरी बात, रंग भेद। ऐसे देश जो हैं इनके लोगों के लिए काला शब्द इस्तेमाल किया जाता था। और क्या? मानव अधिकार। दुनिया का हर मानव है, इसलिए मानव की गरिमा है। मानव की गरिमा की स्थापना की जाए। क्या समझ पा रहे हैं आप? स्थापना की जाए, स्थापना की जाए। और क्या दिखेगा? विनाशकारी संघर्ष, जो दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, उसको रोक देना। विनाशकारी संघर्ष, जितना बड़ा गुट बनता जाएगा संघर्ष की संभावना उतनी होती जाएगी। आप ऐसे समझिए
कि अगर आप खड़े हो, आपके साथ 30 लोग खड़े हैं और अगले व्यक्ति के पास मात्र 5 लोग खड़े हैं, तो इसके साथ 30 लोग खड़े होंगे, पहले लड़ जाएगा जाके। इसको कहते हैं गुटबाजी। समूह पीछे दिखाई देगा तो आप लड़ जाओगे। समूह नहीं है तो अकेले, मान लो 2 व्यक्ति लड़े, ए और बी, अकेले अकेले लड़े, या तो ए हार जाएगा या तो ये जीत जाएगा। लेकिन यहां पर एक्स वाई जेड, इसके साथ हर आदमी खड़े, यहां पर भी एक्स वाई जेड, तो यहां पर जब लड़ाई होगी तो यह महासमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसीलिए जब गुटबाजी होती है तो गुटबाजी से लड़ाइयां बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो आप देखें तो यहां पर जो गुटनिरपेक्ष देश थे, उन्होंने विनाशकारी संघर्ष को टाल दिया। क्या किया? विनाशकारी संघर्ष को टाल दिया। विनाशकारी संघर्ष को टाल दिया। विनाशकारी संघर्ष को टाल दिया। अब आप सोचिए, 1945 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, उसके बाद फिर लड़ गए। सोवियत संघ अपनी विचारधारा समाजवाद को लेकर चल रहा है, अमेरिका पूंजीवाद की विचारधारा, दुनिया 2 ध्रुवों में बट गई। दोनों ही पक्ष दुनिया को तकनीक दे रहे हैं, दोनों ही पक्ष दुनिया को पैसा दे रहे हैं, दोनों ही पक्ष अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर। इससे क्या होता? इससे दुनिया में और बहुत बड़े स्तर पे संघर्ष, विस्फोट हो जाता। तो कुछ जो पश्चिम के विचारक हैं, जो पश्चिम के थिंक टैंक हैं, उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्ष कोई आंदोलन नहीं है, ये तो ऐसे लोगों का समूह है जो मध्यस्थ हैं, जो बिल्कुल खड़े हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा सोचना ठीक नहीं। जो युद्ध में शामिल नहीं हो रहा है वो इसलिए भी नहीं शामिल हो रहा है क्योंकि एक विचारधारा का संघर्ष है। अगर एक पक्ष हार जाएगा तो फिर हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मान लीजिए कि भारत सोवियत संघ के साथ खड़ा होता तो सोवियत संघ तो हार गया, टूट भी गया, तो भारत का क्या होता? इस तरह से समझना पड़ेगा। तो ये बात समझनी पड़ेगी। इसके बाद क्या है? हमने ये कहा कि नई आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। आज के समय न्यूज़पेपर्स में लगातार आपके प्रश्नों में ये बात आती है, भारत नए आर्थिक, जो उसकी बात करता है कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की डिमांड रखी गई जो सबके लिए मतलब बराबर हो। नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित हो, इसमें सभी के साथ न्याय हो। क्या हो? जस्टिस। सभी के साथ न्याय हो। और क्या है? इसके अलावा हमने गुटनिरपेक्ष देशों ने यह कहा कि दुनिया में निशस्त्रीकरण, आज भी भारत की विदेश नीति में अगर आप देखेंगे तो भारत कहता है आपने परमाणु हथियार बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि आपके पड़ोसी देश चाइना में परमाणु हथियार आ गया। आप अपने राष्ट्रीय हितों को भी तो देखेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि दुनिया के जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, अगर वो परमाणु हथियार अपने समाप्त करने पे तैयार हैं तो भारत तो निशस्त्रीकरण की बात बहुत पहले से कह रहा है। हमारे तो मूल में ही बुद्ध हैं, हमारे तो मूल में ही गांधी हैं। हम तो शांति की बात करते हैं, लेकिन शांति की बात एक तरफा हमारे करने से क्या होगी? हम सारे हथियार ले जाके समुद्र में डुबा दें, लेकिन दुनिया के जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, क्या वो भी अपने हथियार समुद्र में डुबाएंगे? प्रश्न ये है। यहां पर यह भी बात आपको दिखाई देगी, निशस्त्रीकरण पर हमने बहुत बात रखी है। यहां पर जो गुटनिरपेक्ष देश है वो निशस्त्रीकरण की बात करते हैं। निशस्त्रीकरण को बढ़ावा। लेकिन आज इस पूरी दुनिया में क्या ऐसा संभव हुआ निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया है? आप जानते हैं क्या हुआ। हथियारों की दौड़ और लंबी हो गई है, इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष और आपको दिखाई दे रहा है, और बड़े स्तर पे घटनाएं हो रही हैं। यूक्रेन और रूस का संघर्ष आपको दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की तरफ से पश्चिमी शक्तियां कैसे शामिल हो रही हैं भी आपको दिख रहा है।
कैसे नाटो देश इस पूरे संघर्ष में पीछे पीछे खड़े हैं ये दिख रहा है। आगे क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा। रूस, चीन, उत्तर कोरिया त्रिकोण कैसे बन रहा है ये भी देखना होगा। तो समझना पड़ेगा इस बात को। तो यहां हम ये भी बात कह रहे हैं, अगर हम इसकी जो सीमाओं की बात करें कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी सीमा क्या है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सीमाएं क्या हैं? सीमाएं पहली, अगर आप देखेंगे तो ये जो गुटनिरपेक्ष देश हैं ये भी धीरे धीरे जो गुटीय राजनीति में प्रवेश कर गए। मतलब जो गुटनिरपेक्ष देश थे इन्होंने भी अपनी सुविधा अनुसार, किसी ने अमेरिका के गुट को पकड़ लिया, किसी ने सोवियत गुट को पकड़ लिया। तो महाशक्तियों के अगर आप कहें जो गुटों में प्रवेश, पहली सीमा ये है। महाशक्तियों के गुटों में प्रवेश, के गुटों में प्रवेश, जैसे क्यूबा जैसे देश, सोवियत संघ के समर्थन में, अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप कहें तो भारत भी सोवियत संघ के समर्थन में था। अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी सोवियत संघ के जो प्रभाव में था। इसके अलावा आसियान देश अगर आप देखें, आसियान देश कौन से, जो अगर आप देखें तो जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, आसियान जो 10 देशों का समूह था, अभी एक देश और बढ़ गया। आसियान देश अमेरिका के पक्ष में, जो यूएसए के पक्ष में, मतलब पूंजीवादी विचारधारा। तो अगर आप देखें तो ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसमें भी धीरे धीरे जो देश थे शामिल, गुटनिरपेक्ष देश, वो भी अलग अलग गुटों में शामिल होने लगे। इससे ये आंदोलन कमजोर पड़ा। इसके अलावा अगर आप देखें कई ऐसे देश जो सैन्य संधियों में शामिल थे, जो सैन्य गठबंधनों में शामिल थे, उनका गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश होने लगा। ऐसे देश जो सैन्य गठबंधन में थे या सैन्य संधियों में थे, उन्हें भी शामिल किया गया, जिससे ये कमजोर हो गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन, है ना। अगर आप देखें उससे भी ये आंदोलन कमजोर पड़ा, ये हमें समझना पड़ेगा। जो बेलग्रेड का जो शिखर सम्मेलन है अगर आप देखें तो वहां पे 1961 में जो गुटनिरपेक्ष देशों के लिए बना, अगर आप देखें तो बेलग्रेड जो शिखर सम्मेलन था वो कब हुआ था? 1961 में। और वहां पर जो गुटनिरपेक्ष देश हैं उनके लिए कुछ नियम निर्धारित हुए थे कि कौन गुटनिरपेक्ष देश बनेगा। नियम निर्धारित हुए थे, लेकिन उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। क्या हुआ? बाद में इसमें ऐसे देशों का प्रवेश होने लगा जो कहीं ना कहीं सैन्य संगठन में शामिल थे। उदाहरण के लिए पुर्तगाल, फिलीपींस और रोमानिया जैसे देशों को शामिल किया गया। किसको? पुर्तगाल, फिलीपींस और रोमानिया जैसे देश जो सैन्य गठबंधनों में शामिल थे, उनको भी शामिल कर लिया गया।
ये समझने की बात है। इसके अलावा ये कहा गया था जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये जब संगठन बना तो ये कहा गया था कि हम किसी के आपसी मामलों में दखल नहीं देंगे, कि आपसी विवादों को गुटनिरपेक्ष के मंच पर नहीं उठाया जाएगा। ध्यान समझिए, आपसी विवादों को जो गुटनिरपेक्ष के मंच पर नहीं उठाया जाएगा। आपसी विवादों को गुटनिरपेक्ष के मंच पर नहीं उठाया जाएगा। आपसी विवादों को गुटनिरपेक्ष के मंच पर नहीं उठाया जाएगा, लेकिन आगे चल के आपसी विवादों को भी उठा लिया गया। मतलब जो द्विपक्षीय संबंध है उनको भी उठा दिया गया, जिससे ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये बहुत आगे नहीं, इसमें बहुत ज्यादा विकास दिखाई दिया। जो द्विपक्षीय मुद्दों को भी उठाया गया, वो भी उठाया गया, है ना। द्विपक्षीय मुद्दों को भी उठा लिया गया, इससे ये कमजोर हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो गुटनिरपेक्ष देश थे, ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के जो देश थे जहां स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उनके मुद्दे तो उठा रहे थे, नैतिक समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन कोई भौतिक सहायता कभी नहीं पहुंचा पाए। यहां ये समझिए आप इस बात को कि ये जो देश थे ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश थे, जो लैटिन अमेरिका के देश थे, के देशों को नैतिक समर्थन तो देते थे, नैतिक समर्थन दे रहे थे, लेकिन भौतिक समर्थन नहीं। अगर आप ये बताइए कि अगर आप ये कहें कि सबके पेट में रोटी होनी चाहिए लेकिन रोटी ना दें, तो क्या पेट भर जाएगा? भर जाएगा? तो जवाब होगा नहीं। आपने बातें तो कर दिया मंच से कि ये हमारा गुटनिरपेक्ष का मंच है, हम यहाँ अफ्रीका के, एशिया के, जो दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं जहां राष्ट्रीयता की मांग चल रही है, जहां आजादी का संघर्ष चल रहा है, हम उन लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं। तो सहानुभूति रखने से काम चल जाएगा? तो नहीं चलेगा। यहां यही हुआ। जैसे अभी आप देखिए, अगर कोई आपके साथ खड़ा है तो आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए भी काम करेगा कि नहीं समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो गुटनिरपेक्ष देशों पर यह भी आरोप लगता है कि ये नैतिक समर्थन तो दे रहे थे लेकिन इनका भौतिक समर्थन नहीं था, इसीलिए अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों में शोषण लंबे समय तक चलता रहा, जो साम्राज्यवादी सोच के देश थे उनका। अगर ये संगठन बन गया तो फिर वहां पर इनको प्रवेश करना था और उनके मुद्दों का समाधान निकलवाना था, लेकिन ऐसा ये नहीं कर पाए, ये भी आरोप लगता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो तृतीय विश्व के देश हैं उनमें जैसी एकता की बात रखी गई थी वैसी एकता नहीं दिखाई दी। अगर आप देखें 1962 में भारत चीन की लड़ाई हो गई, लेकिन क्या गुटनिरपेक्ष देशों ने कुछ बोला? क्या भारत हार गया? किसी ने कुछ कहा क्या? और नहीं कहा तो इसका परिणाम क्या है? तो गुटनिरपेक्ष देशों के आंदोलन से एक बात यह भी हुई कि कुछ मुद्दे हर जगह, हर देश अपने अनुसार, मुद्दों के अनुसार कहीं शामिल होता था, कहीं से बाहर निकल जाता था। तो यहां पर आप देखें, ये भी जो तृतीय विश्व के देश थे उनकी एकता जैसे स्थापित होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिससे गुटनिरपेक्ष देशों का हास भी हो। अगर आप ये कहें कि जो तृतीय विश्व के देश हैं, तृतीय विश्व के देशों के बीच
जो एकता स्थापित होनी चाहिए थी, वैसा नहीं हो पाया। अभी आप देख रहे होंगे कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में अभी अध्यक्षता करते हुए नई दिल्ली घोषणा पत्र में इसी बात को रखा है कि विश्व की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समान किया जाए। हम विश्व में एक न्याय संगत व्यवस्था की मांग करते हैं। तृतीय विश्व के देशों को भारत चाहता है कि वो मुख्य मंच पर आकर अपनी पात्रता को सिद्ध करे। भारत इस बात को रखता है कि उत्तर और दक्षिण के बीच में जो गैप है, उत्तर के देश मतलब विकसित देश, जो दक्षिण के देश मतलब विकासशील देश, जो अभी विकास की प्रक्रिया में हैं, जो हाशिए पर हैं, ऐसे देश। और अगर ऐसे देशों को आगे बढ़ाना है तो जो व्यवस्था है, वैश्विक प्रणाली है, उस प्रणाली को न्याय संगत होना होगा। चाहे वो विश्व बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे वो WTO हो, चाहे वो WHO हो, कोई भी संस्थान हो, उसे न्याय संगत होना होगा, चाहे वो सुरक्षा परिषद ही क्यों न हो। तो ये समझना पड़ेगा। अब एक बात, क्या आज के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है या नहीं? आप बताइए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है या नहीं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है? ये रिलेवेंसी है इसकी कि नहीं है? कैसे माना जाए? अगर आप देखें, वर्तमान समय में सोवियत संघ का विघटन हो चुका है ना? देखिए क्या हो चुका है? सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। ठीक है, और एक ध्रुवी विश्व होता जा रहा है। एक ध्रुवी विश्व होता जा रहा है ना? होता जा रहा है एक ध्रुवी विश्व। यहां पे मतलब क्या है? USA। एक ध्रुवी विश्व हो रहा है। अब अगर आप देखें, वार्सा पैक्ट तो समाप्त हो गया। सोवियत संघ का वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया, लेकिन क्या नाटो समाप्त हुआ? क्या नाटो में तो और सदस्य देश बढ़ जा रहे हैं। क्या नाटो का समापन हुआ? तो साहब इसका उत्तर है नहीं हुआ। आज भी यही है कि जो नाटो देश हैं, अगर एक भी देश के ऊपर हमला होगा तो ये सभी नाटो देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो क्या नाटो का विघटन नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगर आप देखें तो अब क्या दुनिया में जो गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता है कि नहीं? अगर आप देखें, ये एक ऐसा आंदोलन था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता था। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मुख्य बिंदु क्या हैं? अगर आप इसको देखें तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय पूरी दुनिया को मिले। क्या ये हो चुका है? दुनिया में आ चुका है? और अगर नहीं आया तो अभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक है।
ठीक है। तो जब तक दुनिया में सामाजिक आधार पे, राजनीतिक आधार पर, आर्थिक आधार पे विकासशील और विकसित देशों के बीच में समानता, न्याय संगत दृष्टिकोण विकसित नहीं होता, तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन प्रासंगिक बना रहेगा। और अगर आप देखें, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अभी भी उपनिवेशवाद एक नए तरीके से चल रहा है, जिसको आर्थिक उपनिवेशवाद कहा जाता है, जहां विकसित देश विकासशील देशों को कम ऋण की दरों पर बहुत सारा पैसा दे देते हैं, बहुत सारा उनको सहयोग कर देते हैं। बाद में वो देश ऋण जाल में फंस जाते हैं, जैसा अभी आपने हाल फिलहाल में श्रीलंका में देखा होगा, आपने जो नेपाल में देखा, आपने बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऋण जाल में फंसे। इस बात को समझना पड़ेगा। और जब तक दुनिया से असमानता जो समाप्त नहीं होगी, तब तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बनी रहेगी। अगर आप देखें, आज अगर आपने समझा होगा तो हमने कहा था कि गुटनिरपेक्ष देश कहते थे परमाणु निशस्त्रीकरण। क्या हो गया है परमाणु निशस्त्रीकरण? तो अभी नहीं। परमाणु निशस्त्रीकरण ये है, अभी ये करना है। इसके अलावा और क्या चाहिए? अगर आप देखें तो दक्षिण दक्षिण के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए भी गुटनिरपेक्ष बना था कि जो दुनिया के दक्षिण के देश हैं, नीचे के जो विकासशील देश, दक्षिण दक्षिण सहयोग, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, बार बार ये शब्द आते हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो कहते हैं जो साउथ साउथ कॉरपोरेशन, दक्षिण दक्षिण सहयोग, इसके लिए भी जरूरी है। इसके अलावा पूरी दुनिया को मल्टीपोलर बनाना है, एक ध्रुवी दुनिया नहीं चाहिए। एक ध्रुवी दुनिया रहेगी तो एक व्यक्ति पुलिसमैन होगा, कहेगा हम जैसा कहते हैं वैसे चलो। तो दुनिया बहुध्रुवी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बहुध्रुवी, बहुध्रुवी दुनिया, बहुध्रुवी विश्व। इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति की सत्ता नहीं, मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवी विश्व। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये भी कहता है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ये भी कहता है कि दुनिया बहुध्रुवी होनी चाहिए, मल्टीपोलर होनी। और इसके अलावा उत्तर के जो देश हैं और जो दक्षिण के देश हैं उनके बीच में सहयोग होना चाहिए। उत्तर दक्षिण सहयोग, उत्तर उत्तर दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण सहयोग मतलब नॉर्थ साउथ कॉरपोरेशन, नॉर्थ साउथ कॉरपोरेशन, एनएससी। जो उत्तर के विकसित देश हैं वो दक्षिण के विकासशील देशों के साथ सहयोग करें। ये भी जो गुटनिरपेक्ष देशों की मांग रही, और ये तृतीय विश्व के देश ये चाहते थे। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग हो, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है वहां पर सुधार हो, है ना, आतंकवाद के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर सहयोग। और इसके अलावा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसमें भी सुधार। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे, उन्होंने वहां पे लगातार इस बात को रखा कि जो दुनिया में भारत का कद क्या है। बहुत सारे देशों ने हमारे लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट का समर्थन किया, केवल चीन को छोड़। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि सुरक्षा परिषद में सुधार, क्योंकि सुरक्षा परिषद में सुधार होगा तभी जाकर चीजें बेहतर होंगी विश्व के आधार पर, और एक वैश्विक सहयोग बन पाएगा। तो ये सारे जो प्रश्न हैं, इसके अलावा सबसे बड़ा संकट अभी है दुनिया में पर्यावरण संकट। तो ये सब मुद्दे अभी बने हुए हैं। पर्यावरण संकट, जब तक ये सब संकट बने हुए हैं तो ये भी प्रासंगिक बना हुआ है।
इन संकटों का समाधान निकाल दीजिए, तो गुट निरपेक्ष की समस्या समाधान हो जाएगी। और इसीलिए जो निर्विवाद रूप से आप गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो प्रासंगिकता को स्वीकार कर सकते। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, जब तक आप प्रश्न की जो डिमांड के अनुसार लिखेंगे नहीं, आंसर लिखने का तरीका यही है कि सबसे पहले टॉपिक को समझ लिया जाए। और ये विश्व इतिहास की जो क्लासेज है, इसमें आप अगर इस बात को ध्यान रखें, एक एनसीईआरटी पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं, इससे आप सारा कुछ लिख पाएंगे। लिखने का तरीका अपडेशन के साथ है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। उत्तर दक्षिण संवाद, जो दक्षिण दक्षिण संवाद, भारत दक्षिण के कैसे नेता के रूप में उभर रहा है, भारत ने कैसे अफ्रीका एशिया के मुद्दों को उठाया है, अभी वर्तमान संदर्भ में हमारी विदेश नीति कैसे प्रैग्मेटिक हो गई है। तो हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ेगा। और अगर हमने ऐसे करके आंसर लिखा तो फिर एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।